ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसे दूसरों के लिए हल करूंगा ताकि आपको समस्या पर वास्तव में स्पष्टता मिल सके। तो डाइवर्जेंस प्रमेय को सत्यापित करें। डाइवर्जेंस प्रमेय सत्यापित करें जहां f बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, वाई वर्ग माइनस जी एक्स में j, जेड वर्ग माइनस एक्स वाई के साथ। ये वेक्टर क्षेत्र है जो आयताकार पैरेलली पाइप पर लिया गया है। जीरो ऑन एक्स एडेट्स ए, जीरो ऑन दी वाई ऑन एंड बी, जीरो जेड इन बी। तो यह एक आयताकार पैरेलली पाइप है जिसके बारे में वह बात कर रहे हैं, और ये एक्स अक्ष है, ये z अक्ष है और ये y अक्ष है। अब यहां से यहां तक अगर आप देखें तो ये a है और ये b है और ये c है। तो ये आयताकार पैरेलली पाइप है। अब इसके लिए वास्तव में वह हमसे गॉस विचलन प्रमेय को सत्यापित करने के लिए कहता है। तो गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या कहता है? तो बंद सतह S पर डबल समाकलन f डॉट ds बराबर है ट्रिपल समाकलन डेल डॉट एफ डीवी। यही है गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय, सही है। तो आयतन वास्तव में इस विशेष आयताकार पैरेलली पाइप द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, और ये लंबाई a है, ये लंबाई b है और ये लंबाई c है। तो y का मान कहीं भी 0 से b के बीच हो सकता है, x का मान कहीं भी 0 से a के बीच हो सकता है, और z का मान कहीं भी 0 से c के बीच हो सकता है। अब इस मामले में सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वह है पहचानना। तो इस मामले में कुल कितनी सतहें हैं? कुल मिलाकर हमारे पास 6 अलग अलग सतहें हैं। तो यह वास्तव में सतह संख्या 1 है और इसके विपरीत वाली भी। तो यह सतह संख्या 2 है, और दाईं ओर की सतह यह 3 है और बाईं ओर की सतह यह 4 है। यह 4 है और ऊपर की सतह 5 है और नीचे की सतह 6 है। तो कुल मिलाकर हमारे पास सभी सतहों पर 6 अलग अलग सतहें हैं। हमें सतह समाकलन की पहचान करनी होगी। तो सभी सतह समाकलनों का योग डेल डॉट एफ गुणा आयतन समाकलन के बराबर होना चाहिए। अब यदि आप f लेते हैं तो f इस प्रकार दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इनटू आई प्लस वाई वर्ग माइनस जेड एक्स इंटू जे प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू के। सही है। अब इस स्थिति में हमें f डॉट ds को पहचानना होगा। तो d एस, दरअसल ये इकाई सामान्य बाहरी सामान्य के साथ आता है। तो इसका मतलब है ds हमेशा n कैप ds के बराबर होता है, जहां ds परिमाण है यानी तत्वीय सतह क्षेत्रफल और n कैप सतह की दिशा है। तो सतह की दिशा हमेशा सतह के लंबवत होती है जो कि बाहरी सामान्य होती है। इसलिए आपको हमेशा बाहरी सामान्य के बारे में ही बात करनी होती है। तो ये सतह संख्या 1 है, ये वास्तव में y दिशा में है, तो ये सतह संख्या 1 है। असल में इसका बाहरी सामान्य z है। इसी तरह विपरीत सतह सतह संख्या 2 xz तल पर है जो कि विपरीत दिशा में है, तो ये माइनस z दिशा है। इसी तरह सतह संख्या 3 वास्तव में प्लस i है और सतह संख्या 4 माइनस i है। सतह संख्या 5 ऊपरी सतह है, ये k है, और निचली सतह माइनस k है। तो ये हैं बाहरी सामान्य। अब यदि आप f डॉट ds की गणना करना चाहते हैं तो यह n कैप x संबंधित सतह के अनुसार हमें विचार करना होगा। तो यह है डबल समाकलन। यहाँ सतह पर f डॉट ds का मान ये कुल के बराबर है। हमारे पास 6 अलग अलग सतहें हैं। S1 डबल समाकलन सतह पर, S2 डबल समाकलन सतह पर, S3 प्लस डबल समाकलन सतह पर, S4 डबल समाकलन सतह पर, S5 और डबल समाकलन सतह पर ES6। कुल मिलाकर असल में हमारे पास अभी 6 अलग अलग सतहें हैं। अब
पहली सतह यदि आप इसकी गणना करना चाहते हैं तो यह f डॉट ds है। तो पहली सतह धनात्मक y दिशा में है, इसीलिए यह है धनात्मक y दिशा प्लस j कैप है। तो वह है तो f x वर्ग माइनस y z गुणा i प्लस y स्क्वायर माइनस जी x से j प्लस z स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू के डॉट गुणनफल के साथ सतह का आउटवर्ड नॉर्मल j कैप है यानी धनात्मक y दिशा और सतह का तल है तो यह dx इंटू dz है। तो जो भी नॉर्मल वहां होगा उसके अलावा वास्तव में dx dz मान वहां होंगे। इसका मतलब है कि अगर यह धनात्मक z दिशा या ऋणात्मक z दिशा है तो वह y दिशा में है, इसलिए वास्तव में dx dz वहां होगा। आम तौर पर यही एक मानक तरीका है। अब हम इस मान को लेते हैं और डॉट प्रोडक्ट j डॉट j है, तो यह मान y वर्ग माइनस zx से dx dz है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इस मामले में y मान है लेकिन समाकलन x और z के सापेक्ष किया जा रहा है, तो वह y मान सतह द्वारा निर्धारित होता है। तो इस मामले में वास्तव में यह एक समतल सतह है। समतल सतह y बराबर b पर स्थित है, तो सतह संख्या 1 है y बराबर b, तो यह सतह संख्या 1 है। इसीलिए हम वास्तव में उस b वर्ग मान का उपयोग करेंगे और इसलिए यह b वर्ग माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स डी जी है। अब ये सीमाएं वास्तव में सतह की सीमाएं हैं लेकिन x z तल पर, तो आप देखेंगे कि यह विशेष सतह संख्या 1 है, तो ये वास्तव में y बराबर b पर है। ये सतह y बराबर b पर स्थित है लेकिन ये x z का तल है, तो x z का तल, तो x का मान वास्तव में 0 से a तक है, z का मान 0 से c तक है। तो इस विशेष आयताकार समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई c है और चौड़ाई a है। तो आप उन्हीं सीमाओं का उपयोग करेंगे यानी 0 से a और 0 से c। अब जब सीमाएं स्थिर होती हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा समाकलन पहले करते हैं। जब सारी सीमाएं स्थिर होती हैं आप पहले x के सापेक्ष और फिर z के सापेक्ष कर सकते हैं या पहले z के सापेक्ष और फिर x के सापेक्ष कर सकते हैं। तो जब तक सीमाएं स्थिर हैं क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सीमाएं स्थिर नहीं है तो क्रम का फर्क पड़ता है। तो यहां आमतौर पर हम मानक परंपरा के अनुसार x लेते हैं, वास्तव में सबसे छोटा। पहले हम z के सापेक्ष करेंगे, तो ये है b वर्ग z माइनस एक्स z वर्ग बटा 2 और ऊपरी सीमा है c, निचली सीमा है 0 और dx, और ये है, तो अगर आप सीमाएं रखते हैं तो समाकलन 0 से a तक, और ये है b वर्ग c माइनस एक्स c वर्ग बटा 2 और dx के सापेक्ष, तो जब आप dx के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो b वर्ग c x प्लस में, तो माइनस सी वर्ग बटा 2 गुणा एक्स माइनस सी वर्ग बटा 2 और x का समाकलन है x वर्ग बटा 2। ऊपरी सीमा a है, निचली सीमा 0 है, तो ये मान ए सी बी वर्ग माइनस सी वर्ग बटा 2 से वर्ग बटा 2 है। सही है, ठीक है। अब ये वास्तव में सतह संख्या 1 है। इसी तरह यदि आप सतह संख्या 2 S2 लेते हैं और f डॉट ds करते हैं, और यहाँ वास्तव में बाहरी सामान्य को छोड़कर बाकी सब कुछ समान है, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये बाहरी सामान्य है। तो x की सीमाएं 0 से a तक है और z की सीमाएं 0 से c तक, और f डॉट ds वास्तव में हमें ये मान मिला है y वर्ग माइनस dx गुणा dx dy। अब ये धनात्मक y दिशा में है इसलिए इसमें प्लस j कैप है, और नकारात्मक दिशा में वास्तव में ये माइनस j कैप है। तो चिन्ह को छोड़कर वास्तव में बाकी सब कुछ बिल्कुल समान है, y वर्ग माइनस dx माइनस आधा y वर्ग माइनस jx गुणा dx dy। लेकिन एक बात है कि y का स्थान y बराबर 0 पर है, क्योंकि पहली सतह वास्तव में यह सतह y बराबर b पर स्थित है। ये सतह संख्या 2 y बराबर 0 पर स्थित है क्योंकि वह सीधे xz तल पर है। तो इस प्रकार वास्तव में y का मान आप सीधे 0 से बदल सकते हैं। तो ये है समाकलन 0 से a तक, समाकलन 0 से c तक xz dx dz। सही है, तो dz अगर आप समाकलन करें तो z वर्ग बटा 2, ऊपरी सीमा c है, निचली सीमा 0 है, फिर x का समाकलन 0 से a तक, तो ये है z वर्ग बटा, तो c वर्ग बटा 2 गुणा x वर्ग बटा 2, ऊपरी सीमा a है, निचली सीमा 0, तो
ये एक वर्ग सी वर्ग 2 है। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो ये सतह S1 पर समाकलन है और ये सतह S2 पर समाकलन है। तो ये है ACB वर्ग माइनस A वर्ग C वर्ग बटा 2 और ये सतह है A वर्ग C वर्ग बटा 2 और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये है ACB वर्ग। तो अगर आप ध्यान दें तो वास्तव में ये x है और ये z है और ये y है, सही है इसी के अनुसार। अगर आप ध्यान दें, अगर आप सतह संख्या 1 और 2 का समाकलन करते हैं तो वह वास्तव में y तल पर होता है। तो वास्तव में ये y अक्ष पर स्थित है और ये xz तल के साथ है। जहां भी xz तल है वहां पर वास्तव में a और c का गुणन होता है और फिर b वर्ग का मान वास्तव में y रेखा पर होता है, इसी वजह से वह वहां है, नहीं तो ये रद्द हो जाएगा। ये एक वर्ग c वर्ग बटा 4 है, यहाँ भी a वर्ग c वर्ग बटा 4 है। तो यहाँ आरण चिन्ह है, यहाँ धन चिन्ह है, सही है। मुझे उम्मीद है कि जब मैंने इसमें कोई भ्रम नहीं है, ठीक है। तो ये मान है ACB वर्ग माइनस A वर्ग C वर्ग बटा 4 और दूसरा सतही समाकलन सीधे तौर पर A वर्ग C वर्ग बटा 4 है। तो वास्तव में यदि आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये रद्द हो जाएगा और हमारे पास केवल ACB वर्ग बच जाएगा, सही है। तो ACB वर्ग। अब इसी तरह यदि आप करें तो सतह S1 पर द्विगुणित समाकलन, सतह S2 पर द्विगुणित समाकलन, और यदि आप ये मान निकालते हैं तो ये ACB वर्ग है। इसी तरह यदि आप सतह संख्या 3 और सतह संख्या 4 के लिए करें, और सतह संख्या 3 और 4 वास्तव में x अक्ष के साथ और yz तल के साथ स्थित हैं। तो yz तल और x अक्ष, तो जहां भी तल है वहां x अक्ष है, सही है। तो वो BC वर्ग है। तो यही उत्तर होगा, आप इसे जांच सकते हैं, सही है। तो वास्तव में मैं पहले उत्तर की व्याख्या दूसरे के लिए कर रहा हूं। बिल्कुल इसी तरह सतह संख्या S5 और सतह संख्या S6 के लिए भी तो ये मान है, तो ABC वर्ग सही है, क्योंकि वास्तव में ये Z दिशा में है, इसीलिए ये ABC वर्ग है। अगर हम सबको जोड़ दें तो बंद सतह समाकलन S पर, तो ये S1 पर समाकलन, S2 पर समाकलन, S3 पर समाकलन, S4 पर समाकलन, S5 पर समाकलन और S6 पर समाकलन है। तो ये होगा, तो ACB वर्ग A वर्ग BC प्लस ABC वर्ग। तो आप ABC को सामान्य रूप से बाहर निकाल सकते हैं, तब आपके पास बचेगा A प्लस B प्लस C बच जाएगा। तो यदि आप सतह समाकलन करते हैं तो ये समाकलन का मान है। समझ में आया? तो इस समझ में कोई सवाल है? सतह समाकलन की गणना, क्या इसमें कोई सवाल है? सही है। अब वास्तव में हम वॉल्यूम समाकलन देखेंगे। तो वॉल्यूम समाकलन में f का मान है x वर्ग माइनस yz i में प्लस y वर्ग माइनस zx j में प्लस z वर्ग माइनस xy k में, सही है। और वहां डेल डॉट f का मान हम सबसे पहले निकालेंगे। तो डेल डॉट f का मान है, तो x वर्ग माइनस yz का डेल बाय डेल x यानी x का वर्ग और y का अंतर, इसका आंशिक अवकलन x के सापेक्ष, प्लस y वर्ग माइनस jx का डेल बाय डेल y अर्थात y का वर्ग और jx का अंतर, इसका आंशिक अवकलन y के सापेक्ष, प्लस z वर्ग माइनस xy का डेल बाय डेल z यानी z का वर्ग और xy का अंतर, इसका आंशिक अवकलन z के सापेक्ष। तो ये है 2x प्लस y प्लस 2z। तो ये वास्तव में डेल बाय डेल x का मान है। तो ये है 2 गुना x प्लस वाई प्लस z। अब वॉल्यूम v पर ट्रिपल समाकलन dl डॉट f dv। तो वॉल्यूम v पर ट्रिपल समाकलन और डेल डॉट f का मान है 2 गुना x प्लस वाई प्लस z dx dy dz, और यह आयतन बंद सतह द्वारा निर्धारित किया गया है। तो जो बंद सतह बताई गई थी वह है समाकलन 0 से a, समाकलन 0 से b, समाकलन 0 से c और 2 गुना x प्लस वाई प्लस z dx dy dz। अब हम सबसे पहले z के सापेक्ष समाकलन करते हैं, फिर ये होगा 2 गुना समाकलन 0 से a समाकलन 0 से b, फिर x प्लस वाई गुना z प्लस z वर्ग बटा 2। ऊपरी सीमा c है और निचली सीमा 0 है, dx dy। तो हम सबसे पहले z के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। अब यदि आप सीमाएं स्थापित करें तो 2 गुना समाकलन 0 से a समाकलन 0 से b, फिर
x प्लस वाई गुना c प्लस जेड वर्ग बटा दो की जगह c वर्ग बटा दो प्लस c वर्ग बटा दो। और निचली सीमा मैं वास्तव में नहीं रख रहा हूं क्योंकि निचली सीमा वैसे भी शून्य है। तो ये एक z है और ये एक z है और निचली सीमा शून्य है। और अब हमें dx dy के सापेक्ष समाकलन करना होगा। जब आप y के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो ये 2 गुना समाकलन शून्य से a और ये है, तो ये हो गया cx को y से गुणा किया गया प्लस y वर्ग बटा 2 को c से गुणा किया गया प्लस c वर्ग बटा 2 को y से गुणा किया गया, है ना। और ऊपरी सीमा b है, निचली सीमा शून्य है dx। तो ये 2 गुना समाकलन शून्य से a, अगर आप ऊपरी सीमा b रखें तो bcx प्लस b वर्ग c बटा 2 प्लस bc वर्ग बटा 2। और dx के संदर्भ में तो ये असल में 2 गुना है। अगर आप इसका समाकलन करें तो ये है bcx वर्ग बटा 2 b वर्ग c बटा 2 गुना x bc वर्ग बटा 2 गुना। ऊपरी सीमा शून्य है, निचली सीमा शून्य है, तो ये 2 गुना है और एक वर्ग bc बटा 2 और ab वर्ग c बटा 2 abc वर्ग बटा 2। तो हर में 2 और गुणन कारक है, आप इसे काट सकते हैं और आप abc को सामान्य रूप में बाहर ले सकते हैं। फिर a प्लस b प्लस c सही है, तो ये बिल्कुल सतह समाकलन के मान के बराबर है। इस प्रकार गाउस अपसरण प्रमेय सिद्ध हो गया। सही है। इंटीग्रल f डॉट ds यहां बंद सतह पर बराबर है तृतीय समाकलन के आयतन b पर। डेल डॉट dv के बराबर है abc गुणा a प्लस b प्लस c, इसलिए गाउस अपसरण प्रमेय सिद्ध हो गया। समझ में आया? समझ गए? कोई सवाल? इस पर कोई सवाल? ठीक है, तो अगला प्रश्न मैंने जो दिया है, इंटीग्रल f डॉट ds का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ सतह पर जहां f बराबर है 4xi माइनस 2i वर्ग j प्लस z वर्ग k, तो f बराबर 4xi माइनस 2i वर्ग j माइनस 2i वर्ग j प्लस z वर्ग k। जहां S वह सतह है जो क्षेत्र को घेरती है, जहां S है सतह जो क्षेत्र को घेरती है। x वर्ग प्लस y वर्ग बराबर 4, z बराबर 0 और z बराबर 3 सही है। तो ये वास्तव में तो ये वही सतह है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। अगर आप ध्यान दें तो ये एक बेलनाकार सतह है। तो xy तल पर अगर आप ध्यान दें तो अगर आप इसे xy तल पर बनाएं तो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r बराबर 2 है। तो z x पर यह एक बेलन की तरह है। तो अगर आप उस ऊर्ध्वाधर हिस्से को रखें तो ये इस तरह है, सही है। और ये है तो मान लीजिए ये xy तल है, तो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। तो ये z बराबर 3 पर स्थित है और ये xy तल पर है। तो इस वृत्त का समीकरण है x वर्ग प्लस y वर्ग बराबर 2 का वर्ग। तो ये है वृत्त का समीकरण। एक और तल है z बराबर 0, तो ये z बराबर 0 का तल है, ये z बराबर 3 का तल है। अब वास्तव में हमें इस s मान द्वारा सीमित सतह समाकलन करना होगा। अब यहाँ वास्तव में समाकलन f डॉट ds का मान निकालना है। f दिया गया है 4x माइनस 4 बटा 2y वर्ग j में प्लस z वर्ग k में, जहां s वह सतह है जो क्षेत्र को सीमित करती है।
एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग बराबर 4, जेड बराबर 0 और जेड बराबर 3। अब यहाँ अगर आपको सतह समाकलन करना है तो इस सतह समाकलन में वास्तव में कितनी सतहें हैं? तो वास्तव में यहाँ 3 अलग-अलग सतहें हैं। तो ये सतह नंबर 1 है, ये सतह नंबर 2 है और ये घुमावदार सतह नंबर 3 है। अब उसने हमसे सतह समाकलन निकालने के लिए कहा है। अब वास्तव में क्या सतह समाकलन करना फायदेमंद है या हमें इसमें गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग करना चाहिए? आप किसे पसंद करेंगे? क्या आप गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग करना चाहते हैं या आप वास्तव में यह करना चाहते हैं? स्पष्ट रूप से गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय। क्यों? क्योंकि यहाँ एक घुमावदार सतह है। तो इस मामले में वास्तव में यहाँ एक घुमावदार सतह है। घुमावदार सतह का समाकलन निकालना वास्तव में इतना आसान नहीं है क्योंकि आपको बाहरी लंबवत आउटवर्ड नॉर्मल निकालना पड़ेगा और साथ ही घुमावदार सतह को मानक तल स्टैंडर्ड प्लेन पर प्रक्षिप्त प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें वास्तव में हमें करनी होंगी। इसके बजाय हम जानते हैं कि गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय सीधे ही हल दे देता है। तो डेल डॉट एफ का मान हम निकाल सकते हैं। तो डेल डॉट एफ बराबर है तो दोगुना गुणा दोगुना एक्स का 4x प्लस डो बाय डो वाई ऑफ माइनस 2y स्क्वायर प्लस डू बाय डू जेड ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये है 4 माइनस 4y प्लस 2z। तो ये है DEL डॉट एफ का मान उस सतह द्वारा घिरे गए आयतन पर ट्रिपल समाकलन यानी DEL डॉट एफ डीवी। तो यह मान सीधे ही देता है सतही समाकलन। अब ये 4 माइनस 4y प्लस 2z है dx में dy dz के साथ गुणा करें तो ये समाकलन वास्तव में अब हमें करना होगा ये समाकलन। या तो आप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का उपयोग करना चाहें या आप वास्तव में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का उपयोग करना चाह सकते हैं। तो हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही उपयोग करेंगे। तो हम क्या करते हैं? तो अगर आप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का उपयोग करते हैं तो y को r sin थीटा से बदलना होगा। तो y बराबर है r sin थीटा और dx dy को r dr d थीटा dz से बदलना होगा। तो ये 4 माइनस 4 है r sin थीटा प्लस 2z में तो r टो d थीटा dj। अब z की सीमाएं 0 से 3 तक हैं और r की सीमाएं 0 से 2 तक, थीटा की सीमाएं 0 से 2 पे तक हैं। तो अगर आप इस समाकलन को करते हैं तो ये है 4 माइनस सही ढंग से हम 2 को सामान्य रूप से बाहर ले लेंगे। फिर समाकलन 0 से 2 पे, समाकलन 0 से 2, समाकलन 0 से 3, 2 माइनस 2r साइन थीटा प्लस 2 माइनस 2r साइन थीटा प्लस जेड। डी थीटा डी जी। सबसे पहले हम जे के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो ये है 2 गुना समाकलन 0 से 2 पे, समाकलन 0 से 2 और 2 जी प्लस जी स्क्वायर बाय 2 माइनस 2r साइन थीटा गुना जेड। ऊपरी सीमा 3 है, निचली सीमा 0 है।